जी और एक चीज और कही है कि जो विकीलीक्स में लीक हुआ है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग टारगेट है वो नरेंद्र मोदी ने छुपाया। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है, इसका बदला वो देश से न लें। कांग्रेस उनकी उपेक्षा कर रही है, इसका बदला शहीदों से न लें। कांग्रेस उनकी उपेक्षा कर रही है, इसका बदला भारत के सांप्रदायिक सौहार्द से न ले। दिग्विजय सिंह सुर्खी में रहने के लिए अनर्गल बयान देते रहते हैं, और कोई दूसरी पार्टी का नेता होता, जिस तरह से उनकी पार्टी उनके बयान से पल्ला झाड़ती है, फिर भी वो कांग्रेस के महासचिव पद पर विराजमान है। कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि उनका महासचिव जो अगर कोई बयान देता है उससे कांग्रेस अलग कैसे है। जानबूझकर कांग्रेस दिग्विजय सिंह से एक इस तरह का अनर्गल बयान दिलवाती है और खंडन भी करवाती। हमारी ये मांग है कि दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस अपने को अलग करती है, इससे हम सेटिस्फाइड होने वाले नहीं। और जिस तरह विकीलीक्स की सफाई आई है, खुलासा हुआ है, उसमें यह भी जग जाहिर हो गया कि कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति करती है। 26/11 के हमले के वक्त को भी पहले AR अंतुले और फिर दिग्विजय सिंह जी दोनों ने जानबूझ के इसका सांप्रदायिककरण करने का प्रयास किया है। शहीद करकरे की मौत पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली से हुई, लेकिन इस पर उनकी शहादत पर पहले AR अंतुले ने उंगली उठाई थी, और फिर दिग्विजय सिंह ने इस तरह का बयान देकर उनकी शहादत पर जो पाकिस्तानी गोली से हुई उस पर उंगली उठाने का काम किया है। हम ये मानते हैं कि अब ये जग जाहिर हो गया है कि कांग्रेस, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाली कांग्रेस, खुद सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती है, और ये उनका सांप्रदायिक कार्ड है जो दिग्विजय सिंह के ज़रिए वो चलते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस को या तो दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए या उनके बयान से अपने आप को जोड़ना चाहिए। हम दिग्विजय सिंह जी का स्वभाव जानते हैं, वो मानने वाले नहीं हैं, जल्दी से इस्तीफ़ा देंगे नहीं। हमारी मांग है कि कांग्रेस को उनका इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, नहीं तो जो लोग भी इस मुल्क से प्यार करते हैं उनको कांग्रेस के प्रति बड़ा गुस्सा पैदा होगा। ये मामला अभी अदालत में है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लवासा प्रोजेक्ट पर रोक लगाई थी, लेकिन अदालत से उनको रिलीफ मिला है, इसलिए अभी अदालत इस पर सारे विषय का संज्ञान लेगी, इसलिए कोई टिप्पणी अभी हम नहीं करना चाहते। देखिए, दिल्ली में बहुत ख़तरा है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के राज में यहाँ पर अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। मैंने उनका बयान देखा नहीं है कि किस सिलसिले में उन्होंने ये बयान दिया है,
मैं तो मानता हूं कि राज्यसभा, लोकसभा, ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये देश के हित में। सर, सरकार का कहना है कि आरटीआई एप्लीकेशन पर कुछ रोक लगाना चाहते हैं। कुछ उन्होंने प्रपोजल पास किया है कि आरटीआई एप्लीकेशन सिर्फ 250 वर्ड्स में होगा, लिमिटेड, और एक ही टॉपिक पे होगा। तो आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि सरकार के आरटीआई एप्लीकेशन को दबाने की कोशिश कर रही है? नहीं, सरकार जो है क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है इसलिए आरटीआई से काफ़ी डर रही है, तो जानबूझकर वह आरटीआई पर भी नज़र है। इसलिए हम ये मानते हैं कि आरटीआई की ज़रूरत है, उसमें कोई संशोधन की ज़रूरत नहीं। सारी खबर आपके पास रहती है, उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद करते हैं। ऐसे तो इस बार जन्मदिन पर बिहार की जीत का तोहफा है। हम लोगों ने मेहनत किया और बिहार में फिर से सरकार बनी है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि बिहार पूरे देश को दिशा देगा। सर, एक और सवाल है आखिरी नीरा राजे ने एक और कन्वर्सेशन छपा है जिसमें कहा है कि ये राजा कोई टेलीकॉम मिनिस्टर बनना चाहिए, जब ये बनेंगे तभी कांग्रेस का और हम सबका फायदा होगा। देखिए, जिस तरह के टेप में खुलासे हुए हैं उससे ये बात जग जाहिर हुई है कि ये सरकार कैसे चल रही है, मंत्रिमंडल कैसा बनेगा ये कौन तय कर रहा है, मंत्रालय किसको मिलेगा ये कौन तय कर रहा है। इस देश में पहली बार हो रहा है कि मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री तय नहीं कर रहे हैं, वो बाहरी दबाव में तय किए गए। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि देश के लिए ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और जिस तरह टेप में ये बातें सामने आई है कि मंत्रिमंडल और मंत्रालय के लिए लॉबिंग हो रही है और लॉबिंग करने वालों के संबंध देश से बाहर भी हैं, तो आप समझिए कि सरकार कैसे चल रही है और सरकार को और देश को कितना खतरा है। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी उमा भारती जी ने कंफर्म किया है जो ब्लॉग वाली बात है, तो सर ये बताएंगे कि उनकी वापसी यूपी से क्यों हो रही है? क्या ये माना जाए कि एमपी में जो डिसिडेंट्स है, जो वहाँ पे जो पार्टी यूनिट है वो नहीं चाहती कि वापस वहाँ पर आए? आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है। बिहार के जीत के बाद हम लोग अब दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और ताकतवर बनाना, एनडीए को और मजबूत बनाना, और जो भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में जो नेता हमसे रूठे हैं या टूटे हैं उनको फिर से जोड़ने की नीति पर नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में शुरू से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि कई वरिष्ठ लोग जो पार्टी में नहीं थे वो लौटे हैं, और जिनसे भी पार्टी को मजबूती मिलेगी उनको पार्टी में लाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, किसी भी राज्य से किसी की भी वापसी हो सकती है। कल्याण सिंह जी मध्य प्रदेश जाएंगे? देखिए, देश में इमरजेंसी में जिस तरह सरकार निरंकुश हो गई थी और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, आज ये सरकार इतनी अड़ियल हो गई है कि अब संसद से निकलकर सड़क पर भी लड़ाई होगी। इसके लिए जो कुछ भी विपक्ष को करना पड़ेगा हम करेंगे, और एक बड़ी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।